हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 मैथ्स का पेपर। आप पेपर का डेट देख सकते हैं। एग्ज़ाम जो हुआ था वो 26 जुलाई 2023 का पहला शिफ्ट है। अब आप बोलोगे कि एक ही बार 26 पर कैसे पहुंच गए दोस्तों, तो अभी मैं टफनेस के अकॉर्डिंग लेके चलना चाहता हूं। तो ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, फिर इसके बाद सेकेंड टफेस्ट शिफ्ट, फिर थर्ड, ऐसे करके मैं सॉल्व करूंगा। इस ऑर्डर में सॉल्व करने से होगा क्या, क्योंकि मेंस वाले जो बच्चे हैं ना, जो सीजीएल मेंस देने जा रहे हैं, या फिर अब चूंकि आंसर की आ चुका है तो सभी को लगभग लगभग पता चल चुका है कि कौन लोग पास करने हैं। 90% बच्चे जानते हैं कि वो प्री क्वालिफाई करेंगे या नहीं, और जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा वीडियो। क्योंकि जो भी टफ पेपर्स पूछे गए हैं सीजीएल टीयर 1 2023 में, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो रिवाइज होने के या फिर कॉन्सेप्ट के रिवाइज होने के काफ़ी चांसेस हैं मेंस में। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर आप सीपीओ या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही पेपर के लिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और इसमें के जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ संधु कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे और पीडीएफ भी बाइलिंगुअल मिलेगी। पहले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि इसमें इंग्लिश का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया। ये नहीं समझिएगा कि आगे क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सेकंड क्वेश्चन से देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का है। आपको पता है कि पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले डिवाइड करना होगा, तो 4 से काटोगे, 4 सत्ते 28, 8 में से 7 माइनस करोगे 1। अब बच गया हमारे पास, देखो 1755। इस डिवाइड का मतलब अपॉन हो गया 39 और मल्टीप्लाइड बाई ये 1, ये तो पूरा 1 आ गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, -2, बस यही होगा। अच्छा देखो, अब यूनिट डिजिट से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 आएगा, यानी कि इसको काट करके चाहे जो नंबर मिले उसका लास्ट डिजिट 5 होगा। माइनस का A2, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 3, और लास्ट डिजिट 3 केवल ऑप्शन 4 में है, बाकी किसी में नहीं है। आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 मेंस वर्क इज इक्वल टू 6 वुमेन्स वर्क एंड 4 वुमेन्स वर्क एज इक्वल टू 6 बॉयज वर्क। A boy can finish the work in 60 days. In how many days can the work be finished by a man and a woman? सबसे पहले हम एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेते हैं। जैसे 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, 4 पुरुष इक्वल टू 6 महिलाएं। सॉरी, दिस इज 4। अब यहाँ से पुरुष अपॉन महिला निकालोगे तो ये 6/4 यानी कि 3/2 आएगा। एक्चुअली में ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल रहा है। वैसे ही 4 महिलाएं 6 लड़कों के बराबर हैं, तो यहाँ से आप महिला अपॉन बॉयज निकालोगे तो ये आ जाएगा 3/2, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। अब देखो, चूंकि यहाँ पर भी महिला है मीन्स वीमेन, यहाँ पर भी वीमेन है, और दोनों की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 से। ध्यान रहे ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9 अपॉन 2 3 जा 6, और ये 3 2 जा 6 अपॉन 2 2 जा 4, ये आ गया। मीन्स अब एक्चुअल एफिशिएंसी जो है वो एक पुरुष की 9 है और एक महिला की 6 है, और एक बच्चे की कितनी है, 4 है। अब ये कह रहे हैं कि जो काम बच्चा कर सकता है 60 दिनों में। देखो बच्चा यानी कि 4 एफिशिएंसी से 60 दिनों में जो काम करेगा, यही काम एक पुरुष और एक महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो एक पुरुष का मतलब डेली 9 यूनिट काम होगा, एक महिला यानी डेली 6 यूनिट, तो 9 और 6 15 यूनिट डेली काम होगा, तो कितने टाइम लग जाएंगे। अब ये 15 से काटोगे, 15 चौके 60 और x का मान आ जाएगा 4 चौके 16। मीन्स ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर है। आई होप की बात समझ गए होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 डिजिट्स नंबर a b b a इज डिविजिबल बाय 4 एंड a इज लेस देन b, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती। देखिए, अब सबसे पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं, a b b a। अब चूंकि ये 4 से डिवाइड होने वाला है और 4 डिजिट्स का नंबर है, पहली बात 4 से डिवाइड होने का मतलब कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, यही फॉर्मूला होता है ना 4 के लिए। तो लास्ट का 2 डिजिट यानी कि b और a मिलके 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब चूंकि a एक, देखो ये 4 से डिवाइड होने का मतलब कि a एक इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, फिर आपके पास 4 6 और 8 हो सकता है।
अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जीरो जो है वो स्टार्टिंग में है और नंबर 4 डिजिट्स का है, तो ए को हम जीरो तो नहीं रख सकते हैं, ए स्टार्टिंग में है और अगर ये जीरो बन गया फिर तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसीलिए ए को हम जीरो नहीं रखेंगे। अब ये सारी चीजें रख सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी कह रहा है कि बी जो है वो ए से बड़ी वैल्यू लेनी है, यानी कि अगर मैं बी को ए को 2 लेता हूं तो बी हमारे पास 3 से 9 तक रख सकते हैं, 4 होने के केस में ये हम 5 से 9 तक रखेंगे, 6 होने के केस में हम 7 से इसको 9 तक रखेंगे और 8 होने के केस में इसको हम बस 9 रख सकते हैं। यही बात है। अब चलो हम पुट करके देखते हैं कि कब ये 4 से डिवाइड होगा। देखो इसमें यहां पर क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, हम 3 के साथ 2 ले सकते हैं, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 के साथ 2 नहीं ले सकते हैं, 5 के साथ 2 ले सकते हैं, 6 के साथ 2 62 4 से नहीं कटता है, 7 के साथ 2 ले सकते हैं, 8 के साथ 2 नहीं ले सकते, 9 के साथ 2 ले सकते हैं क्या, हाँ 9 के साथ 2 अगर ले लें तो ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8 4 तियां 12, यस कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 वैल्यू पॉसिबल हो गई, ठीक है, टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई, 4। यहाँ पे बात करते हैं 4 पे, तो 5 से 9 तक रखना है, अगर मैं 5 रखूं तो 54 नहीं कटता है, अगर मैं 6 रखूं तो 64 कट जाता है, 7 रखूं 74 नहीं कटता है, 8 रखूं तो 84 कट जाता है और 94 कटता नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 2 वैल्यू आपको मिल गया। 6 पर देखो 7 या फिर उससे बड़ी संख्या रखना है, 7 रखेंगे तो 76 कट जाता है डेफिनेटली, 8 रखेंगे 86 नहीं कटता है, 96 कट जाता है तो ये भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 नंबर्स आपको मिल गए। इसमें देखो 8 पे तो हम बस 9 ही रख सकते हैं और 98 जो है वो 4 से कटता नहीं है, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल हो गए, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि 8 नंबर्स ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रवि इनिशियली यूज्ड टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, रिसेंटली हिज मंथली इनकम वाज रेज्ड बाय 25%, हिज नॉमिनल सेविंग्स also went up by 5%, what percentage of his present nominal income does Ravi currently save? तो ये आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, जैसे मान लो इनकम का 20% वो सेव कर पाता है, इसका मतलब कि इनकम अगर 100 होगा तो सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी, 20 हो जाएगी। अब कह रहा है कि इनकम जो है वो 25% बढ़ गया, यानी कि ये 125 हो गया, और सेविंग जो है वो बस 5% बढ़ता है, तो 20 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 होगा, तो 20 में 1 बढ़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। अब वो कितना परसेंट बचा रहा है, तो जो 21 है वो 125 का कितना परसेंट है, यही बताना है। तो ये 5 से 25 बार में, ये 4 से 25 बार में, 21 चौके 84 का डबल हो जाएगा 168/10, यानी कि ये आ गया 16.8%। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, कहीं भी मैसेज छोड़ सकते हैं जहां पर मैं अवेलेबल हूँ। A group of men decided to do a job in 11 days but 16 men left the work after each day, यानी कि हर एक दिन बाद 16 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि द वर्क एज अ रिजल्ट गॉट कंप्लीटेड इन 15 डेज, यानी कि 11 के बदले में 15 दिनों में खत्म हो रहा है। हाउ मैनी मन वर देयर इनिशियली इन द ग्रुप, यानी कि स्टार्टिंग में कितने लोग उसमें काम कर रहे थे। अब जरा ध्यान से बात को समझिएगा, ये कह रहा है कि मान लो पहले दिन अगर x आदमी ने काम किया तो अगले दिन x में से 16 आदमी कम हो जाएंगे, फिर अगले दिन इसमें से 32 आदमी कम हो जाएंगे, फिर अगले दिन इसमें से 48 आदमी कम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 15 दिनों में काम खत्म होता है। तो देखो दूसरे दिन 16 आदमी कम हो रहे हैं, ठीक है, तीसरे दिन 16 का डबल, चौथे दिन 16 का 3 टाइम्स, तो लास्ट 15वां दिन है तो इसमें 16 का कितना गुना कम होगा भाई, x माइनस हमें लिखना पड़ेगा, आप ध्यान समझिए, x माइनस 16 का 14 गुना कम होगा, क्योंकि 15वें दिन 14 कम होगा, जैसे दूसरे दिन 1 गुना कम हो रहा है, तीसरे दिन 2 गुना कम हो रहा है, वैसे ही 15वें दिन 14 गुना कम होगा। ये टोटल काम हो गया, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, टोटल जो वही x आदमी जो स्टार्टिंग में थे वो 11 दिन में कर सकते थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो x कितना बार आएगा, चूंकि टोटल 15 दिनों का बात है तो x तो 15 बार आएगा, तो 15x हो गया, बाकी माइनस में बचेगा 16, फिर माइनस में बचेगा 32, फिर माइनस में 48, और ऐसे ही ये लास्ट कितना बचेगा 16 गुना में 14, ठीक है, और इधर आ गया 11x। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 4x की जो वैल्यू आएगी, इनको इधर ले जाके मैं 16 अगर कॉमन ले लूं तो अंदर 1 + 2 + डैश डैश 14 रह जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 16 और 1 से 14 तक को जोड़ना है तो n × n + 1/2 फॉर्मूला याद होगा, तो ये हम लिखेंगे 14 गुना में 15/2, और राइट साइड में आ गया 4x, ठीक है। अब अगर मैं काटूं तो 2 से 2 8 16 और 4 दूना 8 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 15 दूना 30 गुना में 14, तो 14 × 42 यानी कि 420।
तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप की क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउइंग 18% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स 30% डिस्काउंट। इफ ही सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एमपी और सीपी का, जिसमें हम रेशियो लिखते हैं। एमपी लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये 130 हो जाएगा। सीपी लिखते हैं हम 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये 100 में से 18 को आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 82, राइट। आप रेशियो भी ले सकते हैं इसको काट करके, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अभी ये कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट दे तब उसे कितना प्रॉफिट होगा। इस पर वो 12% का डिस्काउंट देगा, तो एसपी कितना बन जाएगा, देखो 130, 12% डिस्काउंट देगा तो 88/100 यही होगा। अब इसको काटेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका 22 चौके 88 और ये 25 चौके 100 और ये आ जाएगा 5 पचे 25। और इसको अगर काटते हो आप 2 से तो ये 65 दूना 100, सॉरी 2 से नहीं 5 से काटेंगे ना, तो 5 दूना 10 और 5 छक्के 30, 26 आ गया, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं रेशियो निकालूं सीपी का और एसपी का, तो सीपी 82 है और एसपी कितना है आपका 26 गुणा में 22 और बटा 5, यही बात है। 5 को इधर इस ये कट रहा है, देखो 41 से 2 बार में और ये 11 से 2 बार में, तो 41 पचे कितना हो गया 5 एकम, रेशियो में ले रहा हूं अभी भी, 5 एकम 5 और 4 पचे 20, ये 205 आ गया। और ये आ गया 6 और 2 8 और 2 286। तो प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 81 का प्रॉफिट हो गया 205 पे और इंटू का 100। अब अगर इसको हम काटते हैं तो मान लो 5 से काटेंगे 41 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में, ठीक है। तो ये 81 दुना कितना हो जाएगा 162 पर 0 और डिवाइडेड बाई 41। अच्छा अब बताओ क्या ये 4 टाइम्स कट सकता है। 4 टाइम्स का मतलब 40 बार में। मैं बोलूंगा कि 4 टाइम्स कटने का मतलब 41 गुना में 4, तो ये 4 एकम 4 4 चौके 16। अगर ये 164 और 0 होता तो ये 40 बार में कट जाता, लेकिन ये 164 ना हो कि 162 ही है, तो 40 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा। अब 40 से थोड़ा छोटा कौन सा है, ऑप्शन सेकंड ही है, ये तो बहुत छोटा है। 35 बार में आप 41 को अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये 35 चौके 3 चौके 12 और 5 चौके 20, 140 के आसपास ही रह जा रहा है, जबकि 162 है, तो 35 तो होगा नहीं, ये बहुत कम है। बाकी आप प्रॉपर डिवाइड भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो ये आपको साइन टू द पावर 4a प्लस साइन टू द पावर 6a बताना है। सबसे पहले हमें cos को साइन में कन्वर्ट करना होगा। यहां से अगर मैं cos a की वैल्यू लिखूं केवल, तो ये 1 माइनस ये cos स्क्वायर इधर आएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर होगा, जिसको मैं साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं। यानी कि cos a जो है वो साइन स्क्वायर के बराबर है। तो साइन के पावर अगर 4 लिखना होगा और a लिखना होगा, तो इधर स्क्वायर हो रहा है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a हो जाएगा, यही बात होगा ना। अच्छा देखो, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। साइन स्क्वायर ए अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन टू द पावर 4a, यही आएगा। अब आप देखो साइन स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहने दो, और अंदर क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और साइन टू द पावर 4a। साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं कॉस ए रख सकता हूं और पावर 4 की जगह पर मैं कॉस स्क्वायर ए रख सकता हूं, और ये पूरी वैल्यू क्वेश्चन में 1 है, ठीक है। और पूरी वैल्यू अगर क्वेश्चन में 1 है, देखो ये वाली 1 है, क्वेश्चन में 1 गिवन है, इसके जगह पे 1 पुट करोगे तो ये साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कितना रह जाएगा, बस साइन स्क्वायर ए ही रह जाएगा। और साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस ए के बराबर है, तो इसको हम कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो आंसर जो होगा वो कॉस ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू 1/x माइनस 3 गिवन है और x प्लस 1/x बताना है, ठीक है। तो मैं पहले लिख लेता हूं, क्वेश्चन आपको गिवन है x इक्वल टू 1/x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मान लो ये भी अपॉन 1 है, और अगर मैं इसको भी उल्टा कर दूं तो ये 1/x बन जाएगा, और ये भी रिवर्स कर दूं तो ये x माइनस 3/1 बनेगा, जिसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1/x की वैल्यू 3। अब आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू जो होती है ये अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 होता है। तो मैं अंडर रूट ऑफ k की जगह पर 3 रखूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 यानी कि ये 13 आएगा। और ये फॉर्मूला मैंने बहुत पहले कई वीडियोस में अपने अलजेब्रा के दिखा भी चुका हूँ और करा भी चुका हूँ। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी ट्रिपल
इट सेल्फ इन 16 ईयर्स। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि 16 वर्षों में तिगुनी हो जाए। देखो चूंकि ये 3 गुना होना है, यानी कि 1 से 3 होने की बात कर रहा है। 1 से अगर 3 होना है, इसका मतलब प्रिंसिपल ए है 1 है, तो अमाउंट कितना होगा 3। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया यहाँ पर 2 का। अब यहाँ से आप रेट का फॉर्मूला लगा लो, दैट इज एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। अब एस आई लिखोगे तो ये 2 का मिल गया, इंटू का 100 अपॉन प्रिंसिपल तो हमने 1 ले रखा है, और टाइम 16 ईयर्स। 2 से 2 अट्ठे 16, और ये 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 का आधा हो गया 12.5। तो 12.5% इज द आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, यानी कि सबसे कम कौन है। देखो इसका 12%, 12% ऑफ दिस, इसका 12% निकालोगे तो इसका 10% जो होगा वो होगा आपका 62.5, और 2% और ऐड कर दो इसका, तो 2% होगा 6.25 का डबल, यानी कि 6 दूना 12.5। तो इसमें 12.5 ऐड करोगे तो 2 2 4 1 5 6 और 1 7 और 1 6 और 1 7, ये 75 बन रहा है। ये देखो इसका 15% कितना होगा, डायरेक्ट 15 से देखो 10% तो होगा इसका 55.5, और फिर 10% का आधा यानी 55.5 का आधा, तो 54 का आधा होता है 27, और 27.75। ठीक है, इसको ऐड कर लो तो ये 5 7 5 12 का 2, 7 5 12 और 1 13, 5 2 7 और 1 8, ये 83 पॉइंट ये हो गया। अच्छा ये देखो 10% ऑफ 720, ये तो 72 हो जाएगा, और 9% ऑफ दिस, इसका 9%, तो इसके 1% को इसके 10% में से माइनस कर लो, 10% 84.5 होगा, और 1% इसका कितना होगा 45 और 0.8। तो 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 4 में से 4 माइनस करोगे 0, और ये हो गया अपने पास 14 में से 8 माइनस करोगे 6, और ये 7। अब सबसे कम कौन सा है ये पूछ रहा है, तो सबसे कम कौन सा हुआ बताओ। इसमें 72 वाला सबसे कम हुआ, यानी कि थर्ड वाला। ठीक है, 720 का 10%, ये सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड 5 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 11 पार्ट्स सिरप। इसका मतलब वाटर और सिरप का रेशियो आपको दिया है, दैट इज 5:11। What part of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be syrup and water in the ratio 3:2। यानी कि अब कह रहा है कि इसमें से मिक्सचर का कौन सा पार्ट निकाला जाए और उसको वाटर से रिप्लेस किया जाए कि रेशियो जो बन जाए वो 3 और 2 का बन जाए, यही बात है। अच्छा, सिरप एंड वाटर 3:2, यानी कि सिरप 3 चाहिए और वाटर 2 चाहिए। अब देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले अब हमें वैल्यू टोटल सेम करनी होगी। तो यहाँ पर टोटल ये 16 है और ये टोटल 5 है। सेम बनाने के लिए मुझे इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करेगा 16 से। तो किसी एक को मल्टीप्लाई कर लो, काम बन जाएगा। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 5 5 25 हो गया, और ये 16 दूना 32 हो गया। तो 25 से 32 होने का मतलब कितना वाटर ऐड किया गया 7। टोटल कितने में से, इन दोनों को ऐड करो तो टोटल 55 में से, तो 7/55। बाकी इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये मुझे इजीएस्ट लगता है इसीलिए मैंने इसे सॉल्व किया। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इंडियाज एफडीआई ओवर द ईयर्स 1992 टू 1995। देखो इसमें एवरेज बताना है आपको, ठीक है, एफडीआई का। तो देखो 1992 और इतना के दौरान, यानी कि 92 और 95 दोनों को लेना है। तो 92 में ये 5.7 है, और 95 में ये है। इनका एवरेज निकालना है, तो टोटल सम अपॉन इनका नंबर कर लेते हैं। अगर ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 6 8 और 5 13 का 3 बच गया 1, और 2 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। और फिर डेसिमल लग जाएगा, तो 10 और 12 22 और 10 32 और 5 37 डिवाइडेड बाई 4। 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4 ने में 36। फिर आ जाएगा आपके पास 1 और 5, तो डेसिमल लग जाएगा। फिर 4 तियां 12, 1 और 5 आने का मतलब 4 तियां 12। फिर 2 और 3 और 3, तो 4 7 28, 4 8 32, लगभग ये आ रहा है। ये कहीं लगता है कि हमने सम गलत निकाल लिया है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 10 और 12 22, 22 और 10 हो गया 32 और 5 37। अच्छा, एक हासिल का 38 होगा ना यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 ने में 36, और पॉइंट बच जाएगा आपके पास कितना 36। तो 2 और 5, तो 4 छक्के देखो अब 9.6 लगभग आ रहा है, तो ये 10 के करीब चला गया। वैसे भी देखो 9 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 36/4 होता तभी 9 होता। तो 9 अगर नहीं होगा तो उससे छोटा भी आंसर नहीं होगा, बात सीधा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में डीई बीसी के पैरेलल है और ये सारी चीजें दी गई हैं, बीसी की लेंथ बतानी है। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, दिस इज ए बी सी एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। अच्छा, आपको एडी बाई डीबी दिया हुआ है, एडी 4 है, एडी दिस इज डीई, एडी आपको गिवन है कि ये 4 है, तो पूरी बीडी कितनी है भाई 5 है, यही बात है। और यहाँ पर अब चूंकि ये रेशियो 4 और 5 का हो गया तो यही रेशियो इसमें ये 4 होगा तो ये 5 होगा, यही बात है। अब डी आपको 12 दे रखा है 3 टाइम्स, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 5 तिया डी बी 5 दे रखा है। यार गलत लिख लिया हम लोगों ने, देखो ये चीज तो सही ही है लेकिन हमने यहाँ पर गलत लिख लिया, ये 5 दे रखा है आपको बी डी, तो टोटल तो ये 9 हो गया। इसका मतलब ये 4 होगा तो ये टोटल 9 होगा, और 4 की वैल्यू अगर 12 है तो 9 की वैल्यू 9 तिया 27 होगा। ठीक है, ऑप्शन पहला सही है। आगे बढ़ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 6 है तो पावर 4 क्या होगा। पहली बात कि इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यानी कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², यही लिखेंगे तभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त कि देखो ये जो है ये तो 6 के बराबर है क्वेश्चन से, लेकिन इसको हम फिर से a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x लिखेंगे और इंटू x माइनस 1/x लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमें अब फाइंड आउट करना होगा, प्लस वाला और माइनस वाला। कैसे निकालेंगे, पहले पावर हाफ करोगे तो x प्लस 1/x, और पावर हाफ करने में होता क्या है दोस्तों, पावर 2 है, हाफ करने का मतलब 1 हो गया, तो ये इसमें +2 करके स्क्वायर रूट लेना होता है, तो 6 और 2 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2। अब जब हमें प्लस वाला पता है तो माइनस वाला कैसे निकालेंगे, अभी मैंने किसी क्वेश्चन में बोला था, जो दिया है इसका स्क्वायर करके -4 करेंगे, माइनस निकालना है तो -4, प्लस निकालना है तो +4, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 8 आएगा और प्लस का 4, तो 8 4 12 आ गया, 12 को हम लिख सकते हैं, सॉरी माइनस करना था ना, -4, तो 8 में से 4 माइनस करोगे 4, तो ये 2 आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। यहां पर एक चीज थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जैसे x माइनस 1/x हम निकाल रहे हैं और ये √4 आया था, तो ये प्लस में भी 2 आ सकता है और माइनस में भी 2 आ सकता है। ये चूंकि पॉजिटिव था इसीलिए हमने नेगेटिव को कंसीडर ही नहीं किया। अब यहाँ पर इसको कंसीडर करने का मेन मकसद क्या है कि ये चीज आपको एक लाइन दे रखी है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। अब चूंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है और वो भी पॉजिटिव है, तो चाहे कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर लो वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। जैसे मान लो मैं 0.5 अगर पुट करता तो 0.5 माइनस 1/0.5 होता, तो ये 0.5 और माइनस 0.5 में से डेसिमल हटाते ऊपर 10 और 5 गुना 10 तो माइनस का 2 आता, तो ये -1.5 आएगा, यानी कोई भी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर 2 को हम पॉजिटिव वैल्यू में नहीं ले सकते, तो x माइनस 1/x की वैल्यू माइनस का 2 लेना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 2√2 और ये हो गया माइनस का 2, तो 2 दूना 4 और 4 छक्के 24, तो माइनस का 24√2 आएगा, जो कि पहले ऑप्शन में आपको गिवन है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स विल गिव 3 साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण का मतलब जो 90 डिग्री से बड़ा हो एंगल उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल एक 90 डिग्री से बड़ा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब देखो सबसे पहली चीज कि अगर मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, तो इसमें जो और इसके तीनों साइड में ए बी सी अगर ले लूं तो मैं बोलूंगा कि सी स्क्वायर जब बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तब हम बोलेंगे कि ऐसे केस में ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होगा। और अगर सी स्क्वायर छोटा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो अभी हमें फोकस करना है इस पे, यानी कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होगा वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ा होगा। तो यहाँ अगर चेक करो आप, मान लो अब इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं, एक तो दोनों का स्क्वायर करके सम चेक करो। स्क्वायर निकालना हालांकि उतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको लिख दूं, इस ए को इधर ला दूं, या चलो मैं स्क्वायर ही निकाल देता हूं। 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 63 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9 और 6 तिया 18 दुना 36 और फिर 6 छक्के 36 और 3 39, ये आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो तो ये 9 6 15 और 6 5 11 और 1 12, 9 2 11 और 1 12 और 3 और 1 4 इतना आ रहा है।
65 का स्क्वायर लास्ट में 5 है तो निकालना आसान है। 4 का और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 और 6 सत्ते 42। तो ये तो बराबर ही हो गया, यानी कि ये तो ट्रिपलेट से निकल गया, तो ये होंगे नहीं। यहाँ पर देखो 17 का स्क्वायर 217 का स्क्वायर होता है 289, और 64 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16, 6 चौके 24, दूना 48 और 1 49। फिर बच जाएगा आपके पास 4, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 40। इसको ऐड करोगे तो 9 6 15 और 8 9 17, 1 18, 2 और 1 3 और ये 4। ठीक है, तो 43 पे 86, 43 पे 86 कैसे होने लगा, कुछ गलत जोड़ दिया हमने इसका मतलब। अच्छा अच्छा, दोनों का सम लिया था, ठीक है। अब देखो इसका अगर स्क्वायर लोगे 66 का, तो 66 का स्क्वायर अगर आप लोगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 और 6 छके 36, दूना 72 और 3 75। फिर बच जाएगा आपके पास 7 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 6 13 43 56। 43 56 से यही बड़ा हो गया, तो ये तो गलत हो गया, 43 56 को बड़ा होना चाहिए था। इसको चेक कर लो, तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225 और 62 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर 6 दूना 12 दूना 24, फिर 6 छके 36 और 2 38। तो ये आ गया 4 और 5 9, 4 और 2 6, 8 2 10 और 3 और 1 4। अच्छा 64 का स्क्वायर हम करेंगे, तो 64 का स्क्वायर हमने यहाँ पर करा था। 64 का स्क्वायर जो आया था अपने पास 40 और 96 आया था, तो ये 40 और 96 है। तो देखो 40 96 जो है वो इस वाले से बड़ा है, यानी कि जो थर्ड वाला है ये अप्लाई हो जाता है इजिली, और यही अपना आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ओ केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 है, केंद्र ए वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बीसी की लंबाई। अच्छा, बाह्य रूप से दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि ये पहला सर्कल है तो ये दूसरा सर्कल है, और ये इनका जो है कॉमन टेंजेंट हुआ ये वाला। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट है। मान लो ये बी है और ये सी है, तो हमें बीसी की लेंथ बतानी है। अब एक फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। देखो इस केस में मान लो अगर ये R1 है और ये R2 है, तो जो फॉर्मूला बनता है BC का यानी कि कॉमन टेंजेंट का, वो होता है 2 अंडर रूट ऑफ R1 एंड R2। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा 2, R1 है अपने पास 12 और R2 है 8, तो 12 8 96 यानी कि 16 छक्के 96। तो 16 में से मैं 4 को बाहर ले सकता हूँ और 6 को अंदर छोड़ दूंगा, तो ये 8 रूट 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें, कमेंट लेकिन जरूर करें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्य बी और सी की प्रत्येक की जनसंख्या 6000 है, तो दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की कुल कितनी संख्या है। देखो अब सबसे पहले बी की बात करें, बी में टोटल गरीबी रेखा से नीचे कितने परसेंट लोग हैं, 13%। इसमें से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों में पुरुष और महिला का रेशियो दिया है, तो महिला कितना है, 5। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर मैं बी की बात करूं, तो बी में 6000 का 13% ये हो गया आपके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग टोटल। इसमें महिलाएं कितनी है, 5 है, ओवरऑल कितने, 8 और 5 13 में से। ये बी की बात हो गई। सी में भी चूंकि 6000 है तो 6000 ही लिखेंगे। और सी की बात करें तो इसमें 26% गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, तो 26/100। और महिलाएं कितनी है, इसमें 4 हैं टोटल, 9 और 4 13 में से, तो 4 हैं टोटल 13 में से। बस ये बात है, हमें महिलाओं की संख्या ही बतानी थी। अब काट पीट के आंसर निकाल लेंगे। आप चाहो तो 6000 को कॉमन रख सकते हो, और ये पहले भी रख सकते थे। ये 13 से 13 कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, पूरा काट ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आसान है। तो जब 20 से काटोगे 20 या 60, तो यहाँ बच गया ये 300। यहाँ की बात करो तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 13 दूना 26, तो 4 दूना 8 और 8 छक्के 48, 480। तो ये टोटल 780 आ गया, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो सही था। आगे बढ़ जाते हैं। एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 की रफ्तार से भागता है। 6 मिनट बाद पुलिस अपराध स्थल पर पहुंचता है, तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने पर 24 मिनट बाद दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर रह जाता है, तो अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, और पुलिसकर्मी किस चाल से दौड़ा था। अब देखो इसको अगर बिना एक्स माने करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक्स मान लोगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की जरूरत है, तो हम एक्स को बुला लेते हैं। देखो कैसे, मान लो कि जो पुलिस है उसकी स्पीड एक्स की रही होगी। ठीक है, पुलिस की स्पीड मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि ये x किलोमीटर पर आवर से भाग सकता है,
और पूरे 24 मिनट तक पुलिस भागता है, यानी कि उसका पीछा करता है चोर का। तो 24 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है x का और टाइम है 24 मिनट, तो 24/60 मैंने r में इसको कन्वर्ट कर दिया ताकि ये किलोमीटर में आ जाए, ठीक है। अच्छा, और चोर चूंकि ज्यादा भागा हुआ क्योंकि वो पहले से भाग रहा है, ठीक है, और अभी भी डिफरेंस बना हुआ है 400 मीटर का। तो चोर के पास कितना टाइम है भागने के लिए, 24 मिनट इधर, और चूंकि वो 6 मिनट पहले ही भागा था तो उसके पास 3 मिनट है, यानी कि आधा घंटा। तो वो 20 की रफ्तार से अगर भागता है तो आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर भागा होगा। और इनका गैप जो आता है ये 400 मीटर, यानी कि 0.4 किलोमीटर, ठीक है। 400 मीटर को 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। अब ये इधर लाओगे तो ये 6 चौके 24, यानी कि 4x/10 की वैल्यू आ जाएगी 9.6। तो x की वैल्यू 96/4 यानी कि 24। यानी कि पुलिस जो है वो 24 की रफ्तार से उसका पीछा करता है, और कितने किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा ये बताना है। तो अब आप यहाँ से इजीली बता सकते हो, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा दोस्तों ये इनकी स्पीड के रेशियो पर डिपेंड करेगा। तो चोर की स्पीड है 20 की और पुलिस की स्पीड है 24 की। काटोगे तो ये 5 चौके 20, ये 6 चौके 24, डिफरेंस एक का है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है भाई। क्वेश्चन में जो डिफरेंस है देखो, पहले 6 मिनट चोर चलता है, 6 मिनट में कितना चलेगा वो, चूंकि 60 मिनट में चोर जो है ये आपका 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर। तो 6 मिनट में 0 से 0 काट दो, 6 मिनट में वो कितना चला होगा, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर तो वो पहले चल दिया, और बाद में भी 400 मीटर का अंतर रहता है, यानी कि 2000 और 4 2400 का टोटल 2400 मीटर का गैप है। तो एक की वैल्यू 2400 मीटर है, तो 5 की वैल्यू 24 बचे 120, यानी कि ये 12,000 मीटर हो जाएगा, जिसको आप 12 किलोमीटर कह सकते हैं। यानी कि 12 किलोमीटर के बाद वो पकड़ लेगा उसको। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, if the slant height of a cone is 60 centimeter and the radius of its base is 21, find the curved surface area. You know curved surface area of a cone is equal to pi r and l. L means slant height. अब पाई जो है वो 22/7 ले लिया, r है 21, लेकिन l हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, l यहाँ पर गिवन है, ये भी 60 है, तो चलो 60 रखिए, तो 7 या 21, तो 6 या 18, यानी 180 गुना में 22, तो 18 दूना 36, लास्ट में 6 और 0 आएगा, जो कि इकलौते ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 44 जा सकती है, 5 घंटे में 15 और 22 जा सकती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल देखो, स्थिर जल में नाव की जो चाल होती है ना, बोट की स्पीड, ये होती है आपकी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम में पहले स्पीड निकालना होगा, फिर अप स्ट्रीम में। सबसे पहले यहां से देखो, 8 घंटे में वो धारा के विपरीत दिशा में 20 चलता है, लेकिन धारा की दिशा में 44 चल जाता है 8 ही घंटे में। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि 20 किलोमीटर दूरी चलने में, 20 किलोमीटर चूंकि वो अप स्ट्रीम में चलता है तो 20/u, ये हो गया टाइमिंग, प्लस 44 चलता है डाउन स्ट्रीम में तो 44/d, ये हो गया आपका टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में लिख रहा हूँ, और ये टाइम 8 घंटे आते हैं। फिर 15 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में चलता है तो 15/u, और 22/d, ये किसके बराबर है, 5 घंटे के बराबर है। अच्छा, अगर मैं इसको डबल कर लूँ तो ये 15 दूना 30/u हो जाएगा, और प्लस 44/d, और ये 5 दूना 10। अब देखो इस वाले में से इसको मैं माइनस कर दूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 10 और 8 का डिफरेंस 2 का हो गया, और 30 और 20 का डिफरेंस 10/u। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई 5। u की वैल्यू अगर 5 है तो पहले अगर यहाँ पर मैं रख दूं तो देखो 5 तियां 15, 3 और 2 तो 11, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो 11 और 5 16/2 कितना आ गया, 8। तो 8 अपना आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें है लेकिन मुश्किल नहीं है सवाल। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेना है, cosec 60 क्या हो जाएगा, cosec 30 सॉरी sin 30 का अपोजिट यानी कि ये 2 होगा, और माइनस cos 60 कितना होता है आपका 1/2 होता है। तो 2 दूना 4 में से 1 गया 3/2, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था और कुछ नहीं था। 22 नंबर सवाल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है x² माइनस 1 8x माइनस 1 0 है, तो ये वैल्यू बता दो। देखो अगर मैं सबको x से डिवाइड कर दूं तो ये कितना बनेगा, x माइनस ये x कट जाएगा तो 8, और माइनस ये 1/x, सबको x से मैंने भाग किया है तो x माइनस 1/x 8 हो गया। फिर अगर x² प्लस 1/x² निकालना होगा तो 8 का स्क्वायर और प्लस 2, यही फॉर्मूला होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 2 66, k² प्लस 2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
आर की तौल मशीन 400 ग्राम भार दिखाती है, जबकि वास्तविक भार 350 ग्राम ही होता है, यानी कि 500 ग्राम वो बचा लेता है। बादाम का क्रय मूल्य जो है वो 880 किलोमीटर पर केजी है। खराब मशीन से वह 200 ग्राम के पैकेट बनाए जाते हैं, ठीक है। और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ये बताना है। अब देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले 400 ग्राम को वो 350 दिखाता है, तो 200 ग्राम को कितना दिखाएगा। 400 ग्राम के बदले में हम 200 ग्राम ले रहे हैं, यानी कि आधा, तो ये भी आधा लेंगे। 200 ग्राम को वो दिखाएगा कितना, 350 का आधा यानी 175 ग्राम दिखाएगा। बात यही है, यही है ना। 200 ग्राम को वो दिखाएगा, 200 ग्राम दिखाएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा वो 175 ग्राम। मैं उल्टा बोल रहा था, ये आपका रियल है और ये फॉल्स है, ठीक है। यानी कि ये फॉल्स वाला शो होगा, लेकिन रियलिटी में कितना होगा, 175 ग्राम ही होगा। अच्छा, अगर रेशियो में लोगे तो ये मुझे लगता है कि हम अगर इसको 25 से काटे तो 7 बार में कटेगा, 25 से ये 8 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि देखो रियल वैल्यू अगर 7 है तो वो कितना दिखा रहा है, उसको फेक कितना दिखा रहा है, 8, ठीक है। अच्छा देखो, अब रियल में वो कितना ग्राम देगा, क्या उसका प्राइस है, ये तो हमें पता है। यहाँ पर फेक वाला हमें नहीं पता है। फेक यानी कि यहाँ पर आप मान के चलो, फेक का मतलब है सेलिंग प्राइस से, ठीक है, प्राइस के फॉर्मेट में, और ये वजन के फॉर्मेट में मैंने लिखा है 7 और 8। अब देखो अगर प्राइस की हम बात करें तो ओवरऑल क्या होगा, देखो यहाँ पर प्राइस हम लिखेंगे, प्राइस अभी हमें नहीं मालूम है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओवरऑल उसे 25% का फायदा चाहिए, 25% का मतलब +1/4, यानी 4 की वैल्यू वो 5 में बेचना चाहता है ओवरऑल। आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, अगर ये x और y है तो मैं x रेशियो y कैसे लिखूंगा, x लिखूंगा 4/7 और ये लिखूंगा 5/8, यानी कि ये 8 चौके 32 और 7 बचे 35 का रेशियो बनेगा, जिसमें ये इसका सीपी और ये एसपी हुआ, या फिर ये रियल और ये फेक हुआ, ठीक है। इसकी खरीदारी खुद की कितनी है, आप बोलोगे कि 880 रुपए का 1 केजी मिलता है, तो 200 ग्राम कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो तो 5 से कट जाएगा। देखो 17 पिछे 85 और 2 पचे 10, 172 रुपए का इसका खुद का खरीदा हुआ है। लेकिन इसमें सीपी कितना बता रहा है, यहाँ सीपी 32 रुपए बता रहा है। तो 32 की वैल्यू अगर 172 है दोस्तों, तो 35 की कितनी होगी ये बतानी है। तो यहाँ अगर 8 से काटो आप, तो 4 की वैल्यू 8 से काटोगे तो 8 गुना 16, 176 होगा। सॉरी, ये 72 हमने गलत से लिख दिया है, ठीक है। आप 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं, और फिर ये 8 दुना 16 कट जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि 4 पचे 20, 4 पचे 20, 1 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, ये 2 से काटोगे 5.5 आ जाएगा, और हमें 35 की वैल्यू बतानी है, तो 5.5 गुना में 35 ओवरऑल आपको निकालना है, तो ये 5 पचे 25 है, ठीक है। देखो डेसिमल की बात देखिए, पॉइंट आएगा और 25 भी आएगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, पहली बात। ये दोनों हो सकता है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 11 से भी कटना चाहिए। ये देखो 8 5 13 और 2 और 1 3, 11 से नहीं कटा, तो ये आंसर होगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ही सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है फिर से। पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर चोर को देखा, चोर 10 की चाल से भागने लगा, पुलिस 12 की चाल से पीछा किया, तो कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। सबसे पहले आप देखो कि दोनों के लिए टाइमिंग सेम है, तो जो स्पीड का डिफरेंस आएगा वही डिस्टेंस का भी आएगा रेशियो, जो स्पीड का रेशियो आएगा वही डिस्टेंस का होगा। चोर की स्पीड 10 की है, पुलिस की स्पीड 12 की है, यानी कि चोर 5 था तो ये 6 था, तो एक ज्यादा दौड़ना पड़ा, लेकिन सवाल में 400 मीटर ज्यादा था, तो एक की वैल्यू अगर 400 मीटर है दोस्तों, तो देखो चोर पकड़ा जाएगा ना, तो पुलिस की को कितना चलना पड़ेगा पहले ये बताओ। पुलिस चोर को जहां भी पकड़े, पुलिस को तो उतना चलना ही पड़ेगा, तो हम 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 की वैल्यू 6 चौके 2400 मीटर, यानी कि 2.4 किलोमीटर होगा। अगर आप चोर का निकाल दे तो 2000 आता, लेकिन उसमें 400 मीटर और जोड़ना पड़ता, क्योंकि वो पहले ही 400 मीटर भागा था। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं। ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का और इस शिफ्ट का भी, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी 30 है, तो ए पी बी क्या होगा। यहाँ पर आपको 30 दे रखा है और पी बताना है। देखो अगर मैं एक लाइन में पीछे ड्रॉ कर दूं, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों कि सेंटर पे जितना भी एंगल बनता है, अगर यहाँ थीटा है तो सेंटर के पीछे ही सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो थीटा/2 बनेगा। तो ये 30 है तो ये 15 बन जाएगा। अब एक चीज और आपने पढ़ी होगी, अच्छा ये 130 है, सॉरी ये 130 है, तो फिर ये 65 बन जाएगा। अब देखो ये
जो दोनों एंगल है ये वाला और ये वाला, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, और आमने सामने के कोण का योगफल 180 होना चाहिए। तो P का मान कितना हो जाएगा 180 और माइनस का 65 यानी कि 115 डिग्री। ठीक है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले सीपीओ सीएचएसएल और सीजीएल में भी बहुत बार आ चुका है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इंग्लिश में मैं एरर करेक्शन का वीडियो लेके आने वाला हूँ, कंपाइलेशन ही होगी। ठीक है, एरर करेक्शन जो भी आपके सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछे गए हैं वो मैं एक साथ क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप जरूर से देखिएगा उसको। फिलहाल मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। आई होप कि आप लाइक और कमेंट कर दिए होंगे।